हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म चैप्टर का नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन किया था, है ना। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अमोनिया एसिमिलेशन। जैसे कि हमने कहा था कि प्लांट्स जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है तो उसकी एसिमिलेशन किस तरह होती है। फिर उसके बाद आता है कि जब वो नाइट्रेट अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद अमोनिया की एसिमिलेशन किस तरह होती है। तो सबसे पहले अमोनिया क्या करता है, अमोनिया प्रोटोनेटेड हो जाता है, मतलब ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है और NH4 पॉजिटिव बन जाता है, मतलब प्रोटोनेटेड हो गया है। तो अब नॉर्मल सी बात है, अब हमने पहले भी कहा था कि प्लांट्स को जो है अमोनिया ईजिली फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, बिल्कुल ईजिली अवेलेबल हो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हमें ये भी पता है कि अमोनिया कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक प्रूफ होती है। मतलब अमोनिया उसे मिल तो जाती है, बहुत ईजिली मिल जाती है प्लांट्स को, या तो किसी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट के थ्रू या फिर सॉइल के थ्रू। लेकिन हमें पता है कि अमोनिया टॉक्सिक भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए प्लांट क्या करता है, प्लांट अमोनिया को, जिसके बाद जितनी भी एक्सेस में अमोनिया बची होती है, वो अमोनिया को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसमें, अमीनो एसिड्स में। जैसे कि हमने लिखा है कि टॉक्सिसिटी से बचने के लिए, टू अवॉइड टॉक्सिसिटी, अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। अब हमें कैसे पता चला कि अमोनिया को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये हम देखते हैं रूट नोड्यूल्स के अंदर। रूट नोड्यूल्स में हमारा जो पहला एसिमिलेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूटामीन अमीनो एसिड, जो कि अमोनिया से ही बना हुआ है। अब देखते हैं कि एक से बनता कैसे है। ठीक है, तो उसके दो पाथवे होते हैं टोटल, मतलब कहने का मतलब है दो तरीके होते हैं जिससे अमोनिया की एसिमिलेशन की जा सकती है प्लांट के द्वारा। तो पहला तरीका क्या होता है, पहला पाथवे हमारा कि ग्लूटामेट मतलब ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है। तो हमने जैसे कहा कि यहाँ पे अमोनिया की एसिमिलेशन करके हमें दोबारा से अमोनिया वो अमीनो एसिड मिलता है। तो मतलब यहाँ पे जो अमोनियम आयन है, ठीक है, डायरेक्ट अमोनिया नहीं रिएक्ट करता, अमोनियम आयन जो है एक एसिड से, अमीनो एसिड से रिएक्ट करता है और बनाता भी अमीनो एसिड ही है। ठीक है, लेकिन फिर हम कहेंगे इसमें क्या फ़ायदा हुआ हमें कि एक हमने अमीनो एसिड लिया और बना भी अमीनो एसिड, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हम ये आगे देखेंगे कि हमें क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक अमीनो एसिड है डेट इज़ ग्लूटामेट, इस पे रिएक्ट करता है अमोनियम आयन और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामिन में। यहाँ पे एनर्जी लगती है ATP एंड कन्वर्टेड इनटू ADP। ठीक है, पहला हमारा ये प्रोडक्ट बनता है डेट इज़ ग्लूटामाइन है गाइस ये। ठीक है, कभी समझ में ना आए तो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट अमीनो एसिड, उस पर अमोनियम आयन रिएक्ट किया और ग्लूटामिन बन गया। अब क्या होता है, अब यहाँ पे अब जैसे कि हमें पता है कि हमने अभी कहा जैसे ग्लूटामेट है, अमोनियम आयन रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक एंजाइम काम आता है डेट इज़ दी GS। हमने से बोला है GS, डेट इज़ ग्लूटामाइन सिंथेटेस। क्या बोला जाता है, ग्लूटामाइन सिंथेटेस, ये एंजाइम का नाम है, ग्लूटामाइन सिंथेटेस एंजाइम का नाम है। ये हमें कैसे याद रहेगा, जैसे कि हमने कहा ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बन रहा है, तो ग्लूटामाइन बन रहा है तो एंजाइम कौन सा लगेगा, ग्लूटामाइन सिंथेटेस। ठीक है, लगा। अब इसके बाद हमें पता है जैसे कि हमारी जो पूरी प्रोसेस है ये लीफ के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर ही हो रही है, और सिंपल सी बात है प्लांट्स के अंदर हो रही है। तो अब उसमें माइटोकॉन्ड्रियस भी होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियस में क्रैब साइकिल भी चल रहा होता है। तो क्रैब साइकिल के अंदर हमारा एक प्रोडक्ट बनता है 5 कार्बन कंपाउंड वाला, दैट इज़ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जिसे हम अल्फा कीटोग्लूट्रेट भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ग्लूटामीन के साथ अल्फा कीटोग्लूट्रेट या फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या फिर हम इसे 2-ऑक्सोग्लूट्रेट भी बोलते हैं, तो ये यहाँ पे रिएक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ, ग्लूटामीन के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे एंजाइम लगेगा GS, मैंने इसे GS लिखा है, अदरवाइज इसे GS नहीं लिखते, इसे GOGAT लिखते हैं। यहाँ पे GS का मतलब क्या है, अब अच्छा ठीक है पहले ये देखते हैं। तो ग्लूटामीन में रिएक्ट किया अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड यहाँ पे बना हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूटामेट की। मतलब प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। ग्लूटामेट अमोनियम आयन से रिएक्ट किया जितनी भी एक्सेस में थी, और ग्लूटामिन सिंथेटेस यहाँ पे एंजाइम काम आया और ग्लूटामिन बन गया। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट से रिएक्ट किया और देन हमारा GOGAT एंजाइम काम आया एंड देन 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूटामेट के बने। मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूटामेट का लिया था और बने कितने, 2 मॉलिक्यूल, मतलब एक अमीनो एसिड लिया तो बने कितने, 2 अमीनो एसिड। तो हमें ये फ़ायदा होता है अमीनो एसिड से ही रिएक्ट करा के हम 2 अमीनो एसिड ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे GOGAT की होता क्या है, GOGAT होता है हमारा ग्लूटामाइन 2:0 ग्लूट्रेट अमीनो ट्रांसफेरेज, या फिर हम इसे GS नहीं बोलते नॉर्मली, मैंने वैसे लिखा है इट्स अ ग्लूटामेट सिंथेटेस, क्योंकि हम GS उसे भी बोल रहे हैं, ग्लूटामाइन सिंथेटेस को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना था, ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बन रहा है, तो यहाँ पे ग्लूटामेट के लिए कौन सा एंजाइम, ग्लूटामेट सिंथेटेस। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ग्लूटामाइन सिंथेटेस और यहाँ पे लगता है ग्लूटामेट सिंथेटेस। ओके, अब तो यहाँ पे ना बात आती है, जैसे मैंने लिखा कि इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे NAD पॉजिटिव या फिर फेराडॉक्सिन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस स्पेस पे हमारा जो GOGAT होता है, मतलब जो हमारा एंजाइम होता है, वो 2 तरह से होता है, 2 तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है। जैसे कि हमने कहा GOGAT, अगर वो GOGAT हमारा NADH से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, NADH वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो हम उस एंजाइम को बोलते हैं NADH GOGAT। एंड अगर वो
फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब हम उसे बोलते हैं कि फेरेडॉक्सिन GOGAT नॉर्मल है, ठीक है। और ऐसे इस तरह का एंजाइम हमारे मिलता है नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ में, और इस तरह का एंजाइम मिलता है हमारा जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। अब हमने कहा था ये हमारा पहला पाथवे है जिसमें हमारा ग्लूटामेट मतलब एक अमीनो एसिड ही रिएक्ट कर रहा है अमोनिया से। लेकिन सेकेंड पाथवे क्या रहता है? सेकेंड पाथवे हमारा रहता है कि जब हमारा अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट, यही अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड वही सीधा रिएक्ट कर जाए बजाय कि उसके उसी के दूसरे प्रोडक्ट से, है ना। हमने पीछे वाले पाथवे में भी ये रहा अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट को रिएक्ट कराया था ना, ग्लूटामाइन के साथ रिएक्ट कराया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे ये भी सब पॉसिबल है कि अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट या फिर अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड सीधा अमोनियम आयन से ही रिएक्ट कर जाए, इसकी डायरेक्ट एमिनेशन हो जाए, ठीक है, तब भी ये पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस और है, यहाँ पे दूसरा एंजाइम काम आता है, दैट इज़ दी GDH, इट्स अ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने सिर्फ 3 एंजाइम पढ़े हैं, ग्लूटामाइन सिंथेटेज और GOGAT एंड थर्ड वन ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूटामेट बन जाता है। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल इजी है। दो पाथवे हमारे पास जिससे हम अमोनिया का एसिमिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे हमारा ख़त्म होता है अमोनिया की एसिमिलेशन। बहुत ईजी थी, बहुत छोटी सी है, लेकिन जैसे अगर हम बुक में देखते हैं तो हमें थोड़ी मुश्किल लगने लग जाती है ना। लेकिन बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजी है ना अमोनिया एसिमिलेशन, ठीक है। सिर्फ 2 ही चीज़ याद रखनी है, 2 पाथवेज है हमारे पास, या तो पहले पाथवे हो सकता है, फिर दूसरे पाथवे हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज जैसे कि हमने एंजाइम पहले पढ़ा था, ये जब हमने NO3 नेगेटिव को NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट किया था, पहली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि हमने वहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज और एक नाइट्राइट रिडक्टेज 2 तरह के एंजाइम पढ़े थे। तो नाइट्रेट रिडक्टेज दिस इज दी NR। तो यहाँ पे हमारा यूज़ होता है, और मेनली इसका काम पूरा का पूरा प्रोसेसर क्या है, जब NO3 नेगेटिव NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर ही यूज़ होता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर यही नहीं होगा तो आगे प्रोसेस ही नहीं होगी ना। तो इसलिए हम इसे ऐसे लिख देते हैं कि NO3 नेगेटिव को अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारा नाइट्रेट रिडक्टेज काम आता है, ठीक है। तब 3 तरह के हमारे नाइट्रेट रिडक्टेज की फॉर्म मिलती है, दैट इज़ दी एक होती है NADH-NR, NADPH-NR और एक इन दोनों की कॉम्बिनेशन, ओके। तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों वैसे देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो नाइट्रेट रिडक्टेज है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा लार्ज सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, और इसके अंदर हमें FAD, साइटोक्रोम B557 एंड मोलिब्डेनम कोएंजाइम और एक होमोडाइमर, मतलब ये चीज़ें, तीनों चीज़ें हमें मिलती है, ये 3 चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। और ये होमोडाइमर है, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल इकट्ठे प्रेजेंट है, जैसे कि हम इसमें दिखा सकते हैं। हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक है, ठीक है ना, ये वाला, ये पूरा एक और ये 2 इकट्ठे हैं, दैट इज़ दी होमोडाइमर बन गए। अच्छा, तो यहाँ पे इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, तो हमारे पास एक ही नॉर्मल से एक छोटी सी स्ट्रक्चर है हमारे पास ये वाली, जिसमें हमने दिखा रखा है MOCO, दैट इज़ मोलिब्डेनम का, एंड FAD इस तरफ प्रेजेंट है, एंड साइटोक्रोम B557, उसी तरह इसका दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला रहा, ठीक है, दैट इज़ दी होमोडाइमर। अच्छा, इसके अंदर हमने एक चीज़ दिखाई है, यहाँ पे हमने NADPH दिखाया है। NADPH जैसे इससे कन्वर्ट है NADP, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, दूसरे स्ट्रक्चर के पास से भी NADPH जा रहा है, उससे भी NADP कन्वर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब कुल मिला के मेरे पास एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे है NO3 नेगेटिव जो कन्वर्ट हो रहा है NO2 नेगेटिव में, क्योंकि हमें पता है NO3 नेगेटिव NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। और ये हमारा पूरा नाइट्रेट रिडक्टेज है, इससे जो हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं किसके थ्रू मिल रहे हैं, NADPH के थ्रू मिल रहे हैं, वो किसके पास जा रहे हैं, NO3 नेगेटिव के पास जा रहे हैं, और उसको NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस अब मैंने इसको थ्योरी फॉर्म में लिख रखा है, सिंपल, बिल्कुल ईजी है। दैट इज़ NO3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा तभी NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन आया हमारा NADPH से, उसने हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी किया FAD ने, देन आगे साइटोक्रोम B557 के थ्रू वो कहाँ गया, MOCO की तरफ गया, वो आगे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुआ, NO3 नेगेटिव में, एंड उसको कन्वर्ट कर दिया NO2 नेगेटिव में। कुल रिएक्शन यहाँ पे होती है NO3 नेगेटिव 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट विद वाटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस और आता है, मतलब जनरल नॉलेज के बेस पे कह सकते हैं कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो फेराटॉक्सिन होता है, जैसे कि हमने इस केस में पढ़ा। इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो NADPH है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो फेराटॉक्सिन होता है, और यूकैरियोट्स के केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो NADP या फिर NAD होता है, ठीक है।
तो गाइज़ इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने मॉलिब्डेनम देखा। तो नॉर्मली देखा जाए तो मॉलिब्डेनम का काफ़ी अच्छा रोल है, क्योंकि ये आगे इलेक्ट्रॉन को पास आउट कर रहा है, किसको दे रहा है, NO3 नेगेटिव को दे रहा है। तो कुछ ऐसे अगर हम बात करें कुछ ऐसे नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में, जो जहाँ पे जो हमारा नाइट्रेट रिडक्टेज है वो एक मॉलिब्डेनम प्रोटीन है, मतलब वो मॉलिब्डेनम के बिना नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है, एक मॉलिब्डेनम प्रोटीन है। नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के अंदर नाइट्रेट रिडक्टेज एक मॉलिब्डेनम प्रोटीन है। अगर मॉलिब्डेनम की वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाए, की डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारी नाइट्रेट रिडक्टेज की एक्टिविटी भी डिक्लाइन कर जाएगी और वह उस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की स्टार्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए जो एमओ प्रोटीन है, MOCO है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो गाइज़ यहाँ पे एक छोटी सी बात और आती है, बस 2-3 पॉइंट्स हैं। जैसे कि हमने कहा, अगर नाइट्रेट रिडक्टेज के अगर हम फॉस्फोराइलेशन कर दें, फॉस्फोराइलेशन करने के बाद अगर हम उस लीफ को, उस प्लांट को डार्क में रख दें, या फिर सिंगल लीफ ही अगर हम डार्क में कर दें, तो वहाँ पे जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, मतलब इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनहिबिटर बाइंड कर सकते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के साथ। फिर दूसरा है, जो नाइट्रेट रिडक्टेज है वो एक रेगुलेटेड एंजाइम है, मतलब उसे कोई ना कोई रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर नॉर्मल सी बात, मतलब एक एंजाइम है जो कि एक रेगुलेटेड एंजाइम, मतलब उसे कोई ना कोई रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो और सिंपल सी बात हमें भी पता है कि अगर हमें किसी एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी चाहिए तो वहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, तो इसके केस में भी वही है। ओके, फिर अगर हम बात करें कि पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन की, ट्रांसलेशन के बाद की जो रेगुलेशन होती है, उसके बाद जो एनआर की एक्टिविटी है, फिर नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर प्रोटीन रेगुलेट करता है, डेट इज़ द काइनेज। ठीक है, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि एनआर एक्टिविटी रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक नाइट्रेट रिडक्टेज प्रोटीन काइनेज। कब की बात हो रही है, जब पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन हो। तो नॉर्मल सी बात है, तब तक हमें मतलब ये पता चलता है कि जो ऑल ओवर अगर हम कहें नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट कौन कौन कर रहा है, कब रेगुलेट होती है। एक होती है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ट्रांसलेशन के दौरान, पोस्ट ट्रांसलेशन के दौरान, एंड नेगेटिव या फिर कोई भी पॉजिटिव इफेक्टर अगर आ जाए तो उस टाइम पे हमारी एनआर एक्टिविटी जो है रेगुलेट होती है। मतलब इन सब चीज़ों के द्वारा हमारी नाइट्रेट रिडक्टेज की एक्टिविटी रेगुलेट होती है। तो इसका मतलब हमारा जो एंजाइम है वो रेगुलेटेड इंड्यूसिबल एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में इतना कुछ था भी नहीं। सिंपल सी बात, सिर्फ हमें नाइट्रोजन साइकिल याद होना चाहिए और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।